स्वागत दोस्तों आपका दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक कई सारे बड़े फैसले लिए। दोस्तों बताएंगे क्या है बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की नई रूपरेखा, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक और राज्य के अंदर 2 दिसंबर को गिरेगी बीजेपी सरकार। बताएंगे कौन सी पार्टी छोड़कर जाने वाली है दोस्तों, और कौन से बड़े नेता, बड़े वरिष्ठ नेता की ओर से दावा किया गया है। साथ पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर एसआईआर पर जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त से हुई टीएमसी के लोगों की मुलाकात, बताएंगे क्या कुछ नया धमाका हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में मायावती को बिहार में एक पहले ही तगड़ा झटका लगा है, बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों, और किस तरीके का ये मामला है। और बीजेपी के नेता गुंडागर्दी खत्म करने का दावा कर रहे थे, लेकिन खुद की रैली में जमकर फायरिंग हुई है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को मूलचूल परिवर्तन करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा था। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद समीक्षा बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक में एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने कई सारे बड़े फैसले लिए हैं दोस्तों। बिहार में हार की समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित किए हैं दोस्तों। बिहार में फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रदेश अध्यक्ष या फिर प्रभारी को बदला नहीं जाएगा। सीमांचल के अंदर एआईएमआईएम के राजनीति को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के भी अल्पसंख्यक समूह के नेता बड़ी संख्या में आबादी यानी मुस्लिम आबादी के बीच में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। बड़ी संख्या में नेताओं को अल्पसंख्यक आबादी के बीच में भेजे जाने की प्लानिंग तैयार कर ली गई है, ताकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाई जाए दोस्तों। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत जल्द बिहार कांग्रेस कमेटी की घोषणा की जाएगी, और संगठन को जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए समयबद्ध रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा। हारे हुए प्रत्याशियों में ज्यादातर नए फ्रेश ब्लड के समूह बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी, और समय समय पर कांग्रेस पार्टी आला कमान उन लोगों से मुलाकात करेगा दोस्तों। सिवाय कुछ नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के ज्यादातर प्रत्याशी और नेताओं की यह राय है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में अकेले राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल से इतर खुद की अलग राजनीति करनी चाहिए, ताकि पार्टी का विस्तार हो और आगे जब गठबंधन बनाया जाए तो उसका दूर तक असर देखने को मिले दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही किया था। कई सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी लगातार अकेले लड़ी, जिसके कारण पार्टी के खुद का संगठन का विस्तार हुआ दोस्तों। बाद में 2024 का चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया गया, तो कांग्रेस पार्टी का खुद का अपना एक वोट बैंक तैयार हुआ। पार्टी क्योंकि अकेले लड़ रही थी, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना समर्थन दिया गया समाजवादी पार्टी को। तो सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, यानी इसी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा तैयार करनी चाहिए, खुद के लोग विचारधारा से जोड़कर एक वोटिंग का ग्रुप तैयार करना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और संगठन का विस्तार करेगी, ताकि एक बड़े समुदाय को कांग्रेस अपने साथ से जोड़कर आगे बढ़ सके। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ा फैसला लिया गया है, कांग्रेस पार्टी एक युवा नेता को आगे बिहार के अंदर बढ़ाएगी दोस्तों। देखते हैं किसका नाम आगे किया जाता है। इसी के साथ में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन के अंदर दरार की खबरें सामने आ रही है दोस्तों, और ये तब उभरा जब शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी पर वोटर को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इस पर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चव्हाण ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर तक गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं, जब स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। उन्होंने यह भी कहा कि नीलेश राणे के आरोपों पर वे बाद में प्रतिक्रिया देंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चव्हाण कुछ दिन पहले दुर्ग जिले में आए थे और 2 दिसंबर के चुनावों से पहले वोटर को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने में सहयोग किया था। सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली नगर परिषद तथा मालवन नगर पंचायत में पहले चरण के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में नीलेश राणे यानी शिवसेना के नेता और उनके भाई तथा मंत्री नितेश राणा अलग अलग गुटों में है दोस्तों, यानी एक बीजेपी में है और एक शिवसेना में है। ऐसे में दोस्तों जो दावा चल रहा है कि 2 दिसंबर के बाद टूट जाएगा बीजेपी और शिंदे सेना का गठबंधन, ये बड़ी बात है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर वोट डाल दिए जाए। जैसे ही वोट डाल दिए जाएंगे वैसे ही गठबंधन के अंदर ये दूरियां खुलकर सबके सामने आ जाएगी, और आखिरकार आधिकारिक तौर पर गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया और कई बीएलओ की मौत के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद टीएमसी के वरिष्ठ सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमने 5 मुद्दे उठाए, लेकिन हमारे किसी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना चाहते हैं ये लोग, और हम ये होने नहीं देंगे। इससे पहले दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ प्रतिनिधि मंडल की करीब 2 घंटे बैठक चली दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट के एसआईआर के मुद्दे को लेकर
लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। एसआईआर के दौरान प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की मौत और प्रक्रिया का विरोध कर रही एसआईआर के दौरान प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल ऑफिसरों की मौत का मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम से मुलाकात की है। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रक्रिया की वजह से करीब 40 लोगों के मारे जाने की लिस्ट सौंपी है। हम बैठक की शुरुआत में ये कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों डेरेक ओब्रायन समेत सभी सांसदों ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस पर चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं दोस्तों, लेकिन 2.5 घंटे जो बातचीत चली हुई होगी उसमें कहीं ना कहीं जोरदार तरीके का विवाद देखने को मिला होगा। शायद यही बड़ा कारण है कि अब स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बीएलओ की मौत का मामला सबसे प्रखर तौर पर उठा रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जरूर एसआईआर को लेकर कोई अंतिम निर्णय लेकर सामने आएगी दोस्तों, यानी या तो कोर्ट से रुकवाया जाएगा या फिर एसआईआर पर चुनाव आयोग के द्वारा उनके काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव करवाया जाएगा, दोस्तों जरूर इसका बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को झटका लगा है। दोस्तों बसपा के बिहार के प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पोस्ट से और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर निजी कारणों का हवाला दिया है। अपने कार्यकाल के दौरान मिले स्नेह और सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पार्टी के नेतृत्व का आभार जताया है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली थी। पार्टी के नेता ने इस बार विधानसभा के चुनाव में जो सीट जीती दोस्तों, उसमें रामगढ़ की सीट से बसपा के प्रत्याशी सतीश यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार को महज 30 वोटों से हराया दोस्तों, यानी काफी क्लोज चुनाव यहां पर बीएसपी का उम्मीदवार जीता था, एक ही उम्मीदवार जीता है। लेकिन अब बसपा के बिहार के प्रभारी अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा गंभीर मामला है। देखते हैं बहुजन समाज पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या आगे प्रतिक्रिया देती है और क्या कदम उठाती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल था दोस्तों, यानी गृह मंत्रालय था। वो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छीन लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई दोस्तों। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं जीत के बाद शुक्रवार को बड़हिया पहुंचे थे, जहां पर अपने समर्थकों के साथ बंदूक से फायरिंग से उनका स्वागत किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का नेता नियमों की खुलेआम उल्लंघन करवा रहा है दोस्तों, अपने समर्थकों से फायरिंग करवा रहा है। सोचिए, जिस उप मुख्यमंत्री की सभा में इस तरीके से उसके स्वागत में फायरिंग होगी, तो फिर कानून व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी के नेताओं का दावा है, खासकर अब बिहार के अंदर क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो वो दावे पूरी तरीके से एकदम बेईमानी नजर आते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि गृह मंत्रालय भाजपा के नेता के पास जाना, वो भी एक ऐसे नेता के पास जो खुद मर्डर के मामले में जेल में बंद रहा है और अपने आप को नाबालिग बताकर जेल से बाहर निकला था, तो ऐसे व्यक्ति अगर बीजेपी का गृह मंत्री बना हुआ है, तो आप लोग समझिए कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार के अंदर होगी। शायद यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के समर्थक खुलेआम कट्टा लहरा रहे हैं, बंदूक लहराते हुए गोलियां चला रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि इस इल्लीगल हरकत करने के पीछे इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री की सभा चल रही है और बीजेपी के पास ही अब गृह मंत्रालय है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या बीजू जनता दल में सुजाता की एंट्री होगी दोस्तों। दरअसल खबर यह चल रही है कि नवीन पटनायक के द्वारा बुलाई गई बैठक में बीजू जनता दल के एमएलए मीटिंग में पार्टी के 10 से ज्यादा एमएलए शामिल नहीं हुए दोस्तों, जिसे लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि खुद नवीन पटनायक की ओर से यह बैठक बुलाई गई थी और वो पार्टी के सर्वोसर्वा नेता है, यानी अगर वो बोलेंगे तो पार्टी की बैठक में एक एक नेता कायदे से मौजूद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आया। दरअसल दोस्तों बीजू जनता दल अपने आप विधायकों को भी एकजुट नहीं कर पा रही है और जो 10 बड़े विधायक अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं नवीन पटनायक से, कहीं ना कहीं वो नए तरीके की राजनीति की तलाश में जुटे हुए हैं दोस्तों। 10 विधायकों की गैर हाजिरी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं बीजू जनता दल के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि बीजू जनता दल में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो चाहता है कि वो खुद अपनी अलग से पार्टी बनाए, उस पार्टी पर नवीन पटनायक के चेहरे को लगाया जाए, नवीन पटनायक के नाम पर वोट मांगा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नए नए पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं लोग, क्या वे सारे वही लोग हैं जो 10 विधायक एब्सेंट थे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 10 विधायक के अनुपस्थिति, वो भी उस समय में जब पार्टी के सर्वोसर्वा नेता की ओर से बैठक बुलाई गई है, यह साफ तौर पर संकेत है कि उड़ीसा एक नए बदलाव की राजनीति की ओर आगे बढ़ रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के विकल्प को अपने से जोड़कर कहीं ना कहीं बीजू जनता दल को रिप्लेस कर रही है। इस बार भी उपचुनाव में बीजू जनता दल को हटाकर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पोजीशन हासिल की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए पूरा का पूरा बीजू जनता दल का वोट बैंक इधर चाहिए, जो सबसे मुश्किल काम है कांग्रेस पार्टी के, लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2017 में एनडीए ने 325 सीटें प्राप्त की थी, तब एसआईआर नहीं हुआ था। अब लोग एसआईआर से डरे हुए हैं। ओपी राजभर ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में मीडिया से बात करते हुए बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि 2020 में हम एनडीए से अलग हो गए थे, इसकी वजह से बीजेपी पूर्वांचल में 65 सीटें हार गई, यही एक बड़ा कारण था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। 2027 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने विपक्षी दलों के एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर राजभर ने कहा कि इन सभी ने झूठ बोलने का ठेका लिया हुआ है। दरअसल एसआईआर एक खुली किताब की तरह है। विपक्ष और विरोधी दल के लोग सरकार और चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह सरकार और चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, एसआईआर से जब बीएलओ लोग ही परेशान है तो भाजपा के मंत्री का मानना है कि अगर विपक्ष परेशान है तो ये उनकी दिक्कत है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक एक घर पर जाए और लोगों को एसआईआर का पेपर देकर, यानी जो नए पेपर होंगे जिनको एसआईआर में नाम शामिल कराना होगा वो पेपर देना, वे लोग भी इतनी बुरी तरीके से काम के दबाव में है दोस्तों कि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दयनीय हालत में देखा जाता है। कई बार तो उन लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ती है। इतने गंभीर मामले सामने आ जाते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में चल रही लड़ाई और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ गिरने के खतरे के बीच कर्नाटक कांग्रेस के अंदर जो संकट था दोस्तों, धीरे धीरे करके टलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान की ओर से कई सारे नेताओं को साथ में जोड़कर आगे बढ़ते हुए पार्टी को मजबूत करने के फैसले लिए जा रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा किला डगमगा गया है दोस्तों। सिद्धरमैया शिव कुमार की अंदरूनी लड़ाई से जाने बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है। हालांकि दोस्तों, कई सारे बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है कर्नाटक के अंदर एकदम से विफल है। उसके बस की बात कुछ नहीं है। वो केवल हवा वाली बातें करते हैं, हवाबाजी करते हैं, और वास्तविकता यह है कि इन्हें पता ही नहीं है कि कैसे एकजुटता दिखाई जानी चाहिए। यानी जब गुट ही एकजुट नहीं होगा तो फिर वो कैसे अपनी स्थिति को मजबूत दिखाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले उनको फायदा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि खुद की गुटबाजी इतनी ज्यादा है। कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे दोस्तों। सिद्धरमैया भी वही बोलते हैं जो डीके शिवकुमार बोलते हैं, लेकिन मीडिया वाले कुछ अलग ही सुन लेते हैं। और डीके शिवकुमार तो यहां तक कहते हैं कि 140 के 140 विधायक उनके हैं और वो अपने विधायक के हैं। उन्होंने सिद्धरमैया को बधाई भी दी कि वो अपने पूरे 5 साल करे जैसा उन्होंने कहा है, और पार्टी आलाकमान जो निर्णय लेगा उसे पूरी तरीके से स्वीकार किया जाएगा, बेखौफ स्वीकार किया जाएगा। और सभी पार्टी के लोगों के बीच में ये बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों। इसके बावजूद मीडिया में लगातार थ्योरियां चलाई जा रही है कि वो नेता भाग जाएगा, ये नेता भाग जाएगा। डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है, इसीलिए दिल्ली में अपने नेताओं के साथ वो पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने के लिए गए थे। पार्टी आलाकमान जो तय करेगा उसे माना जाएगा। जब दोनों नेता इस बात को बोल रहे हैं कि पार्टी आलाकमान के आधार पर ही सब कुछ तय होगा, तो फिर इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है गोदी मीडिया वालों को। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक में सरकार गिराने और माहौल बनाने का प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, जो दिन रात चाहते हैं कि कर्नाटक पर कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाए जिससे एक बड़ा धमाका हो जाए, जबकि महाराष्ट्र के अंदर शिंदे देवेंद्र फडणवीस को इनडायरेक्ट तरीके से रावण बता देते हैं, उसके बाद एक नगर पालिका के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, इसके बावजूद मीडिया वालों को ये चीजें दिखाई नहीं देती दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत काम करता है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें बिहार में कांग्रेस पार्टी के रिव्यू मीटिंग को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। रिव्यू मीटिंग में ज्यादातर कैंडिडेट ने कहा है कि आरजेडी के साथ गठबंधन की वजह से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो बेहतर नतीजे होते। कई कैंडिडेट्स ने तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ गठबंधन खत्म करके अकेले चुनावी मैदान में उतरने और अकेले एक नई तरीके की खुद की आइडेंटिटी बनाने, यानी खुद की पहचान बनाने पर जोर दिया है। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर क्या निर्णय लेंगे देखने वाली बात है, लेकिन एक बात तय है कि आरजेडी को लेकर जिस तरीके से बहस छिड़ जाती है, खासकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बोलने लगते हैं जंगल राज आ जाएगा, उससे कहीं ना कहीं पूरा माहौल चुनाव में चाहे कोई भी बड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारी, महंगाई, किसी भी तरीके का मुद्दा हो, अंततोगत्वा वो शिफ्ट उसी बात पर हो जाता है कि जंगल राज आ जाएगा या जंगल राज नहीं आएगा। यानी इतनी ज्यादा विफलताएं हैं नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की, और ये सारी विफलताएं एकदम मट्टी में दब जाती है दोस्तों, और उभर कर केवल एक ही बात आती है कि जंगल राज आ जाएगा, और डर के नाम पर कई सारे वोट पड़ जाते हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को अजीम नगर थाना के अंदर दर्ज विवादित बयान प्रकरण में बड़ी राहत मिली है दोस्तों। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया है। इस फैसले का इंतजार पूरे प्रदेश में किया जा रहा था। यह केस उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जहां पर आजम खान ने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू में राज्यसभा के सांसद रहे अमर सिंह की बेटी के संबंध में कही थी, और इस टिप्पणी को लेकर अमर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद टिप्पणी जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में दिए गए कारण केस को लखनऊ से ट्रांसफर करके रामपुर के अजीम
नगर थाना भेज दिया गया। दोस्तों विवेचना से फैसला तक की पूरी प्रक्रिया हुई। पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इसके बाद एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई चली और मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई और अदालत ने 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। दोस्तों कोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था, जिसके बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने क्लीन चिट दे दिया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि आजम खान को परेशान करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि उनको दबाया जाए। हालांकि दोस्तों आजम खान ही एक ऐसे नेता है जो डटकर भाजपा के खिलाफ मुकाबला लड़ रहे हैं। कभी मुर्गी चोरी का मामला, कभी किताब चोरी का मामला, कभी ईंटें चोरी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं दोस्तों जो अपने आप में अद्भुत है, जो सुने भी नहीं गए होंगे। सोचे इतने बड़े स्टेचर के नेता है, इतने बड़े लेवल के नेता है और उन पर चिंदी चोरी वाले आरोप लगाकर उनको जेल के अंदर ठूसने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर 2 शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संतोष बांगर ने घर पर छापा पड़ने के बाद अब नाराजगी जताई है। दरअसल हुआ यह है दोस्तों कि हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर राज्य के मित्र पक्ष माने जाने वाले बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में हिंगोली में चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों कलम नूरी के शिवसेना के विधायक संतोष बांगर के घर पर तड़के करीब 100 पुलिस कर्मियों ने छापा मारी तलाशी की। दोस्तों इसकी जानकारी विधान परिषद के सदस्य हेमंत पाटिल ने दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बीजेपी के विधायक के दबाव में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने भी संज्ञान लिया और पाटिल ने बताया कि वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और हिंगोली नगर पालिका के चुनाव में शिंदे गुट के विधायक संतोष कुमार और बीजेपी के विधायक तानाजी मुटकुले आमने सामने आ गए और इसी राजनीतिक दबाव के चलते बांगर के घर पर तलाशी की गई। हेमंत पाटिल ने कहा कि जिले में शिवसेना की स्थिति मजबूत है। यानी सोचिए दोस्तों कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का नेता एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे के घर पर छापे पड़वा रहे हैं। जब आपस में ही छापेमारियां चल रही है तो आप लोग समझ जाइए कि इनके रिश्ते किस तरीके के अब उबाल आ चुका है। जब सबको पता है कि जब शिंदे ही फडणवीस के खिलाफ उल्टी बातें बोल रहे हैं, रावण जैसी बातें कर रहे हैं, मतलब रावण से तुलना कर रहे हैं और अमित शाह के पास जाकर शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि हटा दीजिए पोस्ट से, यानी इस तरीके से एकदम विवाद बढ़ा पड़ा है दोस्तों। तो अब ग्राउंड स्तर पर भी जो नेता है उनमें भी इस तरीके के कलेश देखने को मिलेंगे और छापेमारियां चल रही है। तो आप लोग समझ जाइए कि किस स्तर पर अब गठबंधन के अंदर लाठी भाजी जा रही है दोस्तों। यानी जो एक्शन किया जा रहा है उससे लाठी भाजने से कम तो बोला नहीं जा सकता। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दैनिक जागरण ने एक लेख लिखा है दोस्तों। इस लेख में काफी दिलचस्प बात वो करते हैं। दरअसल अपडेट यह है कि दैनिक भास्कर ने एक लेख लिखा है दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण कब है ये सवाल है दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री घोषित करने वाले इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले आयोजक पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह का नंबर नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों एक पत्रकार है अभिषेक उपाध्याय, उनका दावा है कि जिस तरीके से बार बार कई खबरें आती है, कभी एक मीटिंग के दौरान यानी एक कोई सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात होती है दोस्तों। फिर जो कार्यक्रम के आयोजक थे मंत्री महेंद्र सिंह, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। स्वतंत्र देव सिंह से भी बातचीत नहीं हो पा रही है, यानी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है दोस्तों। ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी हो सकती है। कारण यह है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से ओबीसी वर्ग ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था और भाजपा के प्रति अपनी नाराजगी जताई थी दोस्तों, संविधान बदलने का जो एक बड़ा मुद्दा चला था उसके कारण दलित और ओबीसी समाज एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो अब उन्हें मनाने के प्रयास के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ओबीसी समाज के लोगों को साथ में जोड़ा जाए और ऐसा तब ही हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को आगे करेगी, क्योंकि ना तो आरएसएस में ना बीजेपी सरकार के किसी बड़े भूमिका में कोई ओबीसी नेता उस स्तर पर है दोस्तों। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी नेता बताते हैं, लेकिन उनको ओबीसी मानने वाले ज्यादातर समाज के लोग जो है वो बीजेपी के समर्थक है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके समाज को ओबीसी कैटेगरी में डाला गया था। तो नरेंद्र मोदी प्योर ओबीसी नहीं है, इस तरीके के भी दावे चलते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसी नेतृत्व को आगे करने पर अब प्रयास कर रही है। आप क्या मानते हैं दोस्तों, क्या केशव प्रसाद मौर्य का नंबर लगने वाला है और क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा पोस्ट से, जिसकी चर्चाएं काफी ज्यादा चल भी रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें 8 दिन से तेजस्वी यादव कहां है, इस बात का सवाल का जवाब अभी तक धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार 8 दिन से तेजस्वी यादव गायब है, ऐसी जानकारी मीडिया वाले छापते बता रहे हैं कि पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए राबड़ी आवास के पिछले दरवाजे से निकले। रोहिणी विवाद को लेकर भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तेजस्वी यादव लगातार बिहार चुनाव के नतीजे के बाद से शांति बनाए हुए हैं दोस्तों। इस पर मीडिया वालों का दावा है कि तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी हार को लेकर ज्यादा चर्चा हो। हालांकि दोस्तों तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोगों को इस बात पर डंके की चोट पर सामने आना चाहिए कि एसआईआर में कहां गड़बड़ी थी और बताना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर पर सवाल उठाकर भाग जाने से नहीं होगा, उसके ऊपर तथ्यों के साथ फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा। ताजा मामले पर एक के बाद एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, सबूत पेश करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से इस मामले पर और ज्यादा तीखे सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे तो उनकी भूमिका होनी चाहिए विपक्ष को आगे ले जाने की, और पूरे चुनाव पर उनके पार्टी और गठबंधन का जो भी एनालिसिस सामने आया है उसके एक एनालिसिस को जनता के बीच में रखे जाने चाहिए थे। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव क्या गायब चल रहे हैं, या फिर आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव
यादव जानबूझकर मीडिया के सामने नहीं आ रहे क्योंकि हार के बाद उनको परेशान किया जा सकता था। लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर बाबा रामदेव एक के बाद एक कई सारे बड़े धांधली में पकड़ते चलते चले जा रहे हैं। दोस्तों एक और मामला सामने आया जहां पर पतंजलि को लेकर अपडेट यह है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि के घी के नमूने फेल हो गए। दोस्तों फूड सेफ्टी विभाग ने पतंजलि और वितरक पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उस पर भी तुरा यह है कि जिसे आधार बनाकर जुर्माना लगाया गया वो सैंपल 2020 में लिया गया था, यानी 20 में ही जो सैंपल लिया गया वो फेल था। दोस्तों तो सोचिए 5 साल तक लोगों ने कितने नकली घी पिए होंगे और उनसे उनके सेहत पर कितना असर पड़ा होगा। जब 2020 की रिपोर्ट अब आ रही है 5 साल बाद, तो सोचिए फिर क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ में जो बुरी तरीके से पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, यानी आंख बंद करके पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, घी यूज कर रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि लोगों को नकली घी बेचने के मामले पर पतंजलि वालों को कड़े से कड़े एक्शन के अंतर्गत लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बाबा रामदेव अपने आप को देशभक्त बताते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों को देशद्रोही बताने में पीछे नहीं हटते, तो अब जवाब देना चाहिए कि ये कौन सी देशभक्ति चल रही है कि लोगों को नकली घी पिला पिलाकर उनकी जान निकाली जा रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।